गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्या लिखा था? ओ, ठीक है भाई। तो एक दो पॉइंट्स बच्चों लास्ट में लिखने होते हैं अपने को, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जो हमने कूलम का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि वैक्यूम में जब हम फोर्स लिखते हैं दो चार्जेस पे या निर्वात में, और आर दूरी पे हमने चार्जेस को रखा होता है, तो इसमें जो फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा था डेट वाज 1/4 पाई Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यही चार्जेस जब मैं किसी माध्यम में रख देता हूं, मान लो इसी किसी माध्यम में रख दिया मैंने, इसको प्लास्टिक के अंदर रख दिया या पानी के अंदर रख दिया, तो यही चार्जेस जो फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं उसका फॉर्मूला बदल जाता है। टोटल जो फोर्स आती है उसका फॉर्मूला आप लिखते हो कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान देना है बच्चों, ये मैंने आपको अध्यारोपण के सिद्धांत में भी बताया था। जैसे एक आवेश दूसरे आवेश पे मान लो 10 न्यूटन लगा रहा है ना, और मान लो कोई तीसरा आवेश भी आ जाता है, तो इन दोनों की आपस की फोर्स कितनी रहती है? 10 न्यूटन ही, है ना। जैसे यहां पे हमने क्या किया, मान लो वैक्यूम में रखा है तो ये फोर्स आई। जब हम किसी माध्यम में रखते हैं, मान लो इसको प्लास्टिक के अंदर ही रख दिया, और मान लो ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो माध्यम के अंदर क्या होता है? प्रेरण हो जाता है। क्या होता है? प्रेरण, है ना। निर्वात में तो कोई प्रेरण होगा ही नहीं, क्योंकि निर्वात में कुछ है ही नहीं। लेकिन माध्यम के अंदर प्रेरण हो जाता है। आप लोग समझते हो, प्लस के सामने क्या आ जाता है? माइनस, और माइनस के सामने क्या आ जाता है? प्लस। तो जैसे ये प्लस प्लस चार्ज रखे तो इसके सराउंडिंग में माइनस चार्ज आ जाते हैं, ऐसे इसके सराउंडिंग में भी क्या आ जाते हैं? माइनस चार्ज। अब ध्यान से देखो, ये जो बल होता है, जो भी कूलम का हम बल लिखते हैं, वो आवेश पे कुल बल बताता है। कौन सा बल बताता है? कुल। जैसे आपको यहाँ पे चार्ज पे बल बताना है, इस चार्ज पे बल, तो अब इस चार्ज पे बच्चों एक एक चार्ज बल नहीं लगा रहा। अब देखो कौन कौन इस पे, बता कौन कौन से बल चार्जेस बल लगा रहे हैं। एक तो ये लगा रहा है, दूसरा ये लगा रहा है, तीसरा ये लगा रहा है। तो बताओ कितने लोग इस पे बल लगा रहे हैं? 3 लोग। वो टोटल बल जो है वो यहां से आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों आपस में कितना बल लगा रहे हैं, दो आवेश जब भी एक दूसरे पे 10 न्यूटन मान लो बल लगा रहे हैं, कोई और भी आवेश आ जाए तो आपस का फोर्स कितना रहता है? 10 न्यूटन। लेकिन अब जो हम बल लिख रहे हैं ना चार्ज पे, वो हमारा कुल बल है। कौन सा बल है? कुल बल। उसमें प्रेरित आवेश जो आए हैं उनके कारण भी बल जोड़ा हुआ है। तो अपने को ध्यान रखना है कि कूलाम का नियम हमें जो बल बताता है, वो बल कौन सा होता है? कुल बल होता है, सभी की वजह से जो बल लग रहा है। तो एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करिए। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम आवेश पे कुल बल बताता है या दर्शाता है। कूलाम का नियम आवेश पर कुल बल दर्शाता है। तो हमें बच्चों टोटल फोर्स बताता है कूलाम का नियम, जिसमें बाकी आवेश भी आते हैं जो प्रेरित हुए। आपसे बोले कोई कुल बल क्या माध्यम पे निर्भर करता है? हाँ, कुल बल यहाँ पे कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे कुल बल कितना है? 1/4 पाई। बदल गया ना कुल बल। तो हम बोलेंगे कुल बल जो है, लिखो नेक्स्ट में, कुल बल या परिणामी बल लिख सकते हो। कुल बल या परिणामी बल माध्यम पर निर्भर करता है। कुल बल या परिणामी बल माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन बच्चों अगर आपसे ये पूछे ना कोई, ये ध्यान से सुनना, एक बार आया था ये क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछे कि भाई ये वाला आवेश जो है कौन? Q1 कौन सा आवेश? Q1 Q2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है? तो वो वही फोर्स लगा रहा है जो पहले लगा रहा था। Q1 और Q2 आपस में अगर 10 न्यूटन हवा में लगा रहे हैं ना,
तो पानी में भी आपस में क्या लगाएंगे, 10 न्यूटन ही लगाएंगे। हाँ, टोटल फोर्स इस पे बदल जाएगी क्योंकि और भी आवेश आ गए, है ना। तो लिखें, एक आवेश, एक आवेश जो बल दूसरे आवेश पे लगाता है, एक आवेश जो बल दूसरे आवेश पे लगाता है, एक आवेश जो बल दूसरे आवेश पे लगाता है, वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। आपसे बोले कुल बल, कुल बल का माध्यम पर निर्भर करता है, यस। एक बल जो दूसरे, एक आवेश जो दूसरे आवेश पे बल लगाता है, वो माध्यम पर निर्भर करता है, नहीं, है ना। क्यों बदल जाता है, क्योंकि प्रेरण हो जाता है, इस वजह से बल बदल जाता है। नेक्स्ट लिखें, कूलाम नियम का सदिश रूप, कूलाम नियम का सदिश रूप। इसमें बस हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, और ऐसा ही चार्ज हमारे पास दूसरी जगह पे रखा हुआ है Q2, और मान लो मैं इस पे बल लिखना चाह रहा हूँ Q2 पे। मान लो सेम नेचर के चार्ज हैं, समान प्रकृति के आवेश, सेम नेचर या समान प्रकृति के। बताओ, दूर भगाते हैं एक दूसरे को या पास बुलाते हैं? दूर, दूर भगाते हैं ना। तो मान लो मैं इस पे फोर्स लिखना चाह रहा हूँ, इस पे वेक्टर फॉर्म में। जब भी कोई वेक्टर लिखते हो बच्चों, जब भी कोई वेक्टर लिखा जाता है, तो वेक्टर में दो चीजें होती हैं। एक तो बच्चों होता है परिमाण, और एक होती है डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे बल लिखना चाह रहा हूँ, मान लो मैं इस पे बल लिखना चाह रहा हूँ, इस पे। यहां से स्थिति सदिश बनाता हूं, मान लीजिए यहां से बनाया गया एक वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, लेट से आर, आर वेक्टर हो गया। इस पे बल लिखना चाह रहा हूं, तो मेरे को पता है वो इसको दूर भगा रहा है, तो बल अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसा आएगा, ये बल आएगा। अब इसको मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखना है। मान लो आर वेक्टर दिया हुआ है, तो मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले जब भी मैं कोई वेक्टर लिखूंगा बच्चों, सबसे पहला उसका परिमाण लिखूंगा। परिमाण हमें बताया कूलाम नियम ने, क्या होता है परिमाण, के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। ये हो गया। अब मेरे को डायरेक्शन लिखनी है, तो भाई इस पे जो फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन को बोला जाएगा आर कैप। क्या बोला जाएगा, आर कैप। इसकी विपरीत दिशा को क्या बोला जाएगा, माइनस आर। तो मेरे को डायरेक्शन बतानी है इस पे, फोर्स की डायरेक्शन, तो मैं कहूंगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप। तो ये हमारे पास इसका सदिश रूप आ जाता है। आर कैप को बच्चों कैसे लिखा जा सकता है, इसका वेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, के आर कैप का फॉर्मूला, आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इसको अगर आप यहां रखोगे तो हमारा K Q1 Q2 बाय आर का क्यूब बन जाएगा इनटू आर वेक्टर। ये इसका सदिश रूप हो गया। ये तो था जब समान प्रकृति के थे, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। मान लो ऑपोजिट नेचर के हों, ऑपोजिट नेचर का मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, तो देखो कैसे लिखते हैं। मान लो ये प्लस है, और यहाँ पे हमने दूसरा ऑपोजिट चार्ज रखा है, साइन के बिना लिख रहा हूँ, Q1 Q2 ऑपोजिट नेचर है। फिर से बच्चों ये आर वेक्टर हो गया। अगर ये ऑपोजिट नेचर के हैं तो वो इसको अपने पास बुला रहा होगा, यानी ऐसे फोर्स लग रही होगी बच्चों। अब इस फोर्स को फिर से लिखना है, तो फोर्स फिर से वही मैग्नीट्यूड लिखूंगा। मैग्नीट्यूड तो बताओ कितना आएगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इनटू, अब डायरेक्शन कौन सी होगी, आर कैप या माइनस आर कैप, माइनस आर कैप। अब माइनस आई कैप की तरह हो गया, तो अब डायरेक्शन माइनस आर कैप। फिर से आर वेक्टर को ऐसे लिख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -K Q1 Q2 बाय आर क्यूब इनटू आर वेक्टर। नोट कर लेंगे, कभी आर वेक्टर अपने को दे दे वो, तो आर वेक्टर इधर रख के अपन आंसर निकाल सकते हैं। समान नेचर के हैं तो प्लस में आंसर आता है, विपरीत नेचर में तो आंसर माइनस में आ जाता है। आर वेक्टर दे देगा तो उसका परिमाण रख देना नीचे, और ये उसका आर वेक्टर इधर रख देना, तो आंसर आ जाता है।
बच्चों यदि कोई चीज अट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं उस पे आवेश होगा। यदि कोई चीज क्या हो रही है, अट्रैक्ट। जैसे देखो, मान लो ये गोला है, ये प्रेरण में बता चुका हूं आपको, मान लो गोला है, इस पे कोई आवेश नहीं। अब ध्यान से देखो, इस पे कोई आवेश नहीं। मान लो इसके सामने मैं प्लस ला रहा हूं, तो आपको पता है प्लस के सामने क्या इंड्यूस हो जाता है बच्चों, माइनस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अभी भी इस पे आवेश कितना है, 0 है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यदि अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे वाला भी आवेशित है। ये बात समझ रहे हो, दूसरे वाले पे आवेश अभी कितना है, 0। तो अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरा भी आवेशित हो सकता है। दूसरा आवेशित हो सकता है, ऐसा हो कि एक प्लस हो और सामने क्या हो, माइनस, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अट्रैक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि दूसरा उदासीन है, और अट्रैक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि दूसरा चार्ज है। लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन, तो इसका मतलब दोनों चार्जेस क्या होंगे, चार्ज्ड। तो तेरे से बोले कि ये भाई अट्रैक्ट हो रहा है इससे, या आवेश है, इससे अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूं कि ये तो उदासीन भी हो सकता है या फिर आवेशित भी हो सकता है। लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है तो हम कहेंगे डेफिनेटली दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, चार्ज्ड। तो किससे पता चलेगा कि अपने को चार्ज है ऑब्जेक्ट, अट्रैक्शन से या रिपल्शन से, रिपल्शन। अट्रैक्शन में तो दूसरा चीज भी हो सकती है ना, कि दूसरी चीज जो है उदासीन है ना। तो जब भी हम परीक्षण करते हैं या टेस्ट करते हैं, मान लो इस पे टेस्ट करना है चार्ज, तो रिपल्शन से चेक करते हैं। अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है तो मैं बता नहीं सकूंगा कि इस पे आवेश है या नहीं। लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि इस पे क्या होगा, आवेश होगा, है ना। तो लिखें प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, पॉइंट लिखना, प्रतिकर्षण ही आवेशन का, प्रतिकर्षण ही आवेशन का सही परीक्षण है। प्रतिकर्षण ही आवेशन का सही परीक्षण है। क्योंकि क्योंकि यदि वस्तु आकर्षित हो रही है, क्योंकि यदि वस्तु आकर्षित हो रही है, यदि वस्तु आकर्षित हो रही है तो वो अनावेशित भी हो सकती है। यदि वस्तु आकर्षित हो रही है तो वो अनावेशित भी हो सकती है। तो बोले कोई अट्रैक्शन हो रहा है तो तू बता नहीं सकता कि चार्ज है या नहीं। रिपेल हो रहा है तो डेफिनेटली क्या बोल सकता है, चार्ज है। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग लिखें, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। ये विद्युत क्षेत्र काफी देर तक पढ़ते होते हैं हमें, कि जैसे मान लो मेरे पास एक चार्ज है, मान लो इस पे चार्ज है, प्लस है या माइनस है। इसका जो सराउंडिंग स्पेस होता है, जो भी चारों ओर इसके क्षेत्र है, दूसरा चार्ज उसमें लेके आऊंगा मैं, तो वो या तो अट्रैक्ट होगा या फिर क्या होगा, रिपेल। तो इसके चारों ओर वो क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश या तो आकर्षित होगा या फिर क्या होगा, प्रतिकर्षित, वो एक क्षेत्र कहलाता है इसका विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान से लिखे लिखे पहले, विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब होता है, किसी भी आवेश के, किसी भी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें दूसरे आवेश आकर्षित या प्रतिकर्षित होंगे, जिसमें दूसरे आवेश आकर्षित या प्रतिकर्षित होंगे। क्षेत्र मतलब इलाका। जैसे फॉर एग्जांपल ये आवेश है बच्चों, ध्यान सुनो, ये आवेश है, इसके चारों ओर इसका इलाका, इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। क्योंकि उसमें अगर दूसरा आ गया
या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर क्या होगा, रिपेल। अब इस विद्युत क्षेत्र को नापा जाता है। हाँ, मेरे को ये पता है कि बड़ा आवेश होगा तो इसकी सराउंडिंग स्ट्रांग होगी, मतलब उसमें आएगा तो जोर से अट्रैक्ट होगा या फिर ताकत से रिपेल होगा। और इसी तरह मान लो एक वीक सा आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र जो है इतना प्रबल नहीं होगा, दुर्बल होगा, यानी दूसरा आवेश आएगा तो वीकली अट्रैक्ट होगा या वीकली क्या होगा, रिपेल। तो हम विद्युत क्षेत्र को नापते हैं। विद्युत क्षेत्र कैसे नापा जाता है, ध्यान से देखो। तो विद्युत क्षेत्र नापने का एक तरीका होता है, हम देखते हैं कि मान लो इसका विद्युत क्षेत्र नापना है, ये क्षेत्र है, इसका हर जगह पे नापना है कि कितना विद्युत क्षेत्र है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ जानना चाहते होते हैं, उसको बोलते हैं तीव्रता। क्या बोलते हैं, तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी होती है हमें। तो हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। क्या लेके आते हैं, परीक्षण आवेश। तो उस पे बल देखते हैं, अगर उस पे बल ज्यादा लग रहा है तो हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र जो है ज्यादा है, और अगर उस पे कम बल लग रहा है तो हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र कम है ना। आपको ऑब्वियसली समझ आ रहा है, ये चार्ज जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा इसका विद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा या प्रबल होगा। अब उसके लिए कोई भी आवेश लाने की जरूरत नहीं होती, एक डिफाइन किया होता है कि भाई हमें एकांक धनात्मक आवेश लाना होता है। कौन सा आवेश, एकांक धनात्मक। वन चार्ज, वन चार्ज लेके आओ, उस पे जितना बल लगेगा वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। मान लो वन चार्ज पे, यहां पे वन चार्ज लेके आया, उस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रही है तो 10 हो गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता। 20 लग रही है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो गई, 20। कितना आवेश लाना है, एकांक धनात्मक आवेश। तो लिखे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, हाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता आगे जाके तीव्रता शब्द छोड़ दूंगा मैं, अकेला विद्युत क्षेत्र बोलूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, तीव्रता ही होगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे, इसी में पॉइंट लिखेंगे, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर एकांक धनात्मक आवेश, किसी भी बिंदु पर एकांक धनात्मक आवेश पर आरोपित बल, पर आरोपित बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाती है, या कहलाता है, जो भी लिखना है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाती है। तो आपसे बोले कितने चार्ज पे लगने वाला फोर्स विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा, एकांक धनात्मक आवेश। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, ध्यान से सुनना भाई, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। मान लो ये आवेश है अपने पास, इसका सराउंडिंग स्पेस कहलाता है इसका विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। मतलब ये सारा इलाका जो होगा अनंत तक, वो इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। मेरे को कैलकुलेट करना है विद्युत क्षेत्र कितना होगा। यहां से मेरे को पता है कि यहाँ पे फोर्स ज्यादा फील होगी और यहाँ पे फोर्स क्या होगी, फील कम होगी। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। तीव्रता की बात कर रहा हूं। उसको कैसे नापते हैं, अभी तो मेरे को ये पता है कि यहाँ पे आऊंगा तो ज्यादा फोर्स लगेगी मेरे पे और यहाँ पे आऊंगा तो कम फोर्स लगेगी। लेकिन उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, एकांक धनात्मक आवेश लाते हैं। जरूरी नहीं है एकांक धनात्मक आवेश ही लाओ, उसके लिए आप कोई भी एक चार्ज ला सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे एक चार्ज लेके आया, मेरे को पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता बतानी है, तो मैं यहाँ पे एक चार्ज लेके आऊंगा, टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट करने के लिए कि कितना विद्युत क्षेत्र है, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ एक आवेश। मान लो मैंने आवेश लाया Q और उस पर बल लगा मान लो F। तो यहां से मैं कहूंगा कि Q चार्ज लाने पे बच्चों बल कितना लगा है, F। तो एकांक धनात्मक आवेश लाने में बल कितना लगेगा, वन। Q चार्ज पे अगर F है तो एक पे कितना होगा, F डिवाइड बाई Q। यही क्या कहला, एकांक पे लगने वाली फोर्स क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बल किसके बराबर आएगा बच्चों, Q इंटू ई। तो ये डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। एकांक वन चार्ज पे लगने वाली फोर्स, अगर मैं कहीं भी एक चार्ज ले आऊं, उस पे मान लो F फोर्स लगा है, तो वन चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, F बाई Q। वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ये अपन नोट कर लेंगे कि F बाई Q ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है।
बच्चों एफ वेक्टर है तो ई भी वेक्टर आएगा, दोनों सदिश है। और इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखो पहला पॉइंट लिखें कैसे इसको कैलकुलेशन है ना, विद्युत क्षेत्र की गणना। विद्युत हेडिंग डालें, विद्युत क्षेत्र की गणना। ध्यान रखना अभी जो हम 10 मिनट में पढ़ेंगे इसका विद्युत क्षेत्र आने का सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। विद्युत क्षेत्र की गणना, सबसे पहला पॉइंट लिखें बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश के लिए यानी पॉइंट चार्ज। शब्दों पे ध्यान देंगे तो फॉर्मूले अपने आप याद होंगे। बिंदु आवेश के लिए, फिर से बोलो, कितने आवेश पे लगने वाला बल, यदि एकांक आवेश आ जाए उस पे जो भी बल लगेगा वो क्या कहलाएगा उस बिंदु पे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। हाँ कोई और आ जाएगा, एकांक आएगा, देखिए यहां से भी पता चलता है। अगर एकांक हुआ आवेश, वन रखो आवेश को, तो फोर्स किसके बराबर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। वही तो हमने बताया, दो आ जाए तो 2E, 10 आ जाए तो कितनी फोर्स लगे, 10E। ये फायदा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मान लो पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है, पहले मान लो हम निकालते हैं धनात्मक आवेश के लिए, है ना, धनात्मक आवेश के लिए पॉजिटिव चार्ज। एक बार ध्यान से देखेंगे उसके बाद देखना ये बहुत ही आसान सा होगा, पुरानी चीज को रिलेट करते हुए आएगा। पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनेंगे, ये मान लो इसका चार्ज है Q, इसका सराउंडिंग इलाका क्या कहलाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र। मान लो मेरे को R दूरी पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, R दूरी पे, तो मेरे को पता है एकांक आवेश यदि यहाँ पे आ जाए तो उस पे जो भी बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। अच्छा ये बता, मैं उसी से डेफिनेशन, वन चार्ज अगर आ जाए, वन चार्ज यहाँ पे अगर आ जाए तो उस पे कितना बल लगेगा, कुलाम बोल इन दोनों का क्या आएगा, Q1/R², यही आएगा। एकांक आवेश पे जो भी बच्चों बल लगता है वो क्या कहलाता है, वहां का विद्युत क्षेत्र। अच्छा ये बता, इस वन को वो दूर भगाएगा या पास बुलाएगा, दूर भगाएगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, यही फोर्स लगेगा। वन आवेश पे जो भी फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। वन आवेश पे जो भी फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण आ गया बच्चों, किसके बराबर, KQ/R²। ये बताओ, ये जो E आया है ये दूर की तरफ आया है या पास की तरफ, दूर की तरफ। इसी का ऑपोजिट अगर मैं बच्चों नेगेटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करता हूं, नेगेटिव चार्ज का, ध्यान से सुनना, नेगेटिव चार्ज का तो क्या अंतर आएगा, मान लो -Q चार्ज लेके आता हूं, अब फिर से R दूरी पे विद्युत क्षेत्र निकालता हूं, फिर से विद्युत क्षेत्र का वही मतलब, जेब में से निकालो 1 कूलम चार्ज, उससे टेस्ट करो। मान लो मैंने 1 कूलम चार्ज लाया यहाँ पे, तो बता इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स के, कुलाम बोल इन दोनों का, KQ/R²। लेकिन अब इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगी, पास की तरफ या दूर की तरफ, पास की तरफ। तो अब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आवेश की तरफ हो जाएगी। तो ध्यान रखना है बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। पॉजिटिव के लिए दूर की तरफ और नेगेटिव के लिए पास की तरफ। तो ध्यान रखो, प्लस है यहां विद्युत क्षेत्र बताना दूर की तरफ, माइनस है विद्युत क्षेत्र पास की तरफ, कितना वैल्यू होगा, KQ/R²। ये कैसे आवेश पे लगने वाला बल है, यदि कौन आ जाए, 1 कूलम, 1 कूलम यदि आ जाए तो उस पे लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। प्लस चार्ज होगा तो वो दूर भगाएगा और माइनस चार्ज होगा तो वो पास बुलाएगा। तो याद ये रखना है, प्लस तो दूर की तरफ, माइनस तो पास की तरफ, कितना, KQ/R। नोट करेंगे। अब सारे सवालों में यही यूज करेंगे, प्लस की वजह से दूर, माइनस की वजह से पास।
अपने शब्दों में याद रखेंगे बच्चों, प्लस की वजह से दूर की ओर, लिख लें चाहे अपने शब्दों में, प्लस की वजह से दूर की ओर, माइनस की वजह से पास की ओर। परिमाण लिखा हुआ है, परिमाण है, डायरेक्शन तो खुद बनाएंगे। हाँ वो आई कैप माइनस आई कैप अभी लिखेंगे अपन ने तो परिमाण लिखा है यहाँ पे, है ना। ना तो मैंने कूलम लॉ में फॉर साइन रखा था, यहाँ ना यहाँ पे रख रहा हूँ। प्लस की वजह से दूर की और माइनस की, जब मैं इधर लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में तो इसको माइनस आई कैप लिखूंगा। तो इसका एप्लीकेशन बच्चों आपको अब विद्युत क्षेत्र पूछेगा। एक बिंदु आवेश की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अगर बहुत सारे बिंदु आवेश आ जाएंगे तो हम कौन सा सिद्धांत लगाएंगे? अध्यारोपण। मतलब इसकी वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसकी वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो टोटल विद्युत क्षेत्र बताना है तो दोनों का जोड़ करेंगे। लेकिन कैसे रूप में करेंगे? सदिश रूप में। तो लिखो, यदि बिंदु आवेशों का निकाय हो, एक पॉइंट लिखेंगे, यदि बिंदु आवेशों का निकाय हो तो कुल विद्युत क्षेत्र, तो कुल विद्युत क्षेत्र सभी बिंदु आवेशों के, तो कुल विद्युत क्षेत्र सभी बिंदु आवेशों के, सभी बिंदु आवेशों के विद्युत क्षेत्र, सभी बिंदु आवेशों के विद्युत क्षेत्र का सदिश योग होगा। क्षेत्र सदिश योग होगा। ये आपको पता है कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। सभी बिंदु आवेशों के विद्युत क्षेत्र का सदिश योग होगा। तो देखो बच्चों, ये वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, रिपीट होंगे, उसी तरह के क्वेश्चन, बस ध्यान से। मान लो आपको बोले कि क्वेश्चन नंबर 1, सभी को याद होने चाहिए पुराने सवाल, उसी तरीके से हम सवाल करेंगे। मान लो ये एक ट्रायंगल है, इस पे बहुत सारे चार्जेस हैं, लेट से क्यू चार्ज इधर रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, साइड है ए, वही रेपिटेशन होगी उसी तरह के क्वेश्चंस की, ये ए। अब मेरे को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लिखना, लेट से पॉइंट पी, लिखो क्वेश्चन लिखिए। तो एक सवाल कराता हूँ, नेक्स्ट आप फटाफट उसी तरह से करेंगे। लिखो, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। दोनों चार्ज पॉजिटिव दिए हुए हैं, देखो सभी को आना चाहिए भी। प्लस चार्ज की वजह से दूर की ओर या पास की ओर? दूर की ओर। माइनस की वजह से, अब सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या था विद्युत क्षेत्र का, बिंदु विद्युत क्षेत्र का कितना होता था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये देख, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बताना है अपने को, तो यहाँ पे कितने आवेश है हमारे पास? 2, तो दोनों का जोड़ आएगा। जोड़ लेकिन ध्यान से करना, देख ये चार्ज दूर बुलाएगा, दूर भेजेगा या पास बुलाएगा? दूर। दूर यानी इसका विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, कितना आएगा? के क्यू बाय ए स्क्वायर। दूरी रखिए, इसका विद्युत क्षेत्र लिखना है यहाँ पे, तो फिर से ये दूर भगाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू बाय ए स्क्वायर। कोण कितना बच्चों? 60। परिणामी लिख दो, वो फॉर्मूला था ना, याद ही होगा आपको। 60 डिग्री पे होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है? तो परिणामी आ जाएगा √3 के क्यू बाय ए स्क्वायर। मतलब यदि यहाँ पे 1 आ गया ना, 1 आवेश, तो उस पे इतना बल लगेगा। 1 आवेश पे इतना बल लगता है यदि यहाँ पे आ जाए तो। एक और करें, फिर से ये बिंदु पी है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लिखना। अब कितने लोग बनाएंगे विद्युत क्षेत्र? 3। बनाओ, ये सवाल किया हुआ हमने।
पिछली बार 4 चार्ज थे, इस बार वो खाली जगह है। तीन आएंगे। उस वो पॉजिटिव इधर भगाएगा बच्चों, कितने से, के क्यू बाय ए स्क्वायर। ये भी दूर भगाएगा, कितने से, के क्यू बाय ए स्क्वायर। आपको जोड़ना आता है, ये हमने करा वो सवाल। ये भी दूर भगाएगा इधर की तरफ, कितने से, के क्यू बाय 2a स्क्वायर। कॉपी देख लो, ये सवाल किया हमने 2 बार। जोड़ दे बस इनको। एफ और एफ का रिजल्टेंट 90 पे कितना आता है, √2f। तो इधर की तरफ बच्चों एक तो आ जाएगा √2 टाइम्स के क्यू बाय ए स्क्वायर, और एक पहले से और भी है, कितना, के क्यू बाय 2a स्क्वायर। अरे याद है ना, ये किया था हमने। हाँ तो नेट लिख देना यहाँ पे, नेट लिख दे दोनों को जोड़ के, कॉमन ले ले, कितना कॉमन आ जाएगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर √2 प्लस हाफ। ये सब आपको याद आएंगे, अब देखना, क्यू क्यू और क्यू साइड है। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। आपको पता है कितना होता है, कौन सा बिंदु कहलाता है ये, उदासीन बिंदु। कितने विद्युत क्षेत्र आएंगे, सेंटर पे कितने लोग बनाएंगे, 3। तीनों के बीच में कोण कितना आता है, 120। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, 0। तो अगर आपसे बोले पी पे विद्युत क्षेत्र बोल लिखना है, तो हम बोलेंगे सीधा ई का, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। उदासीन बिंदु है, वहां पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ऐसे स्क्वायर वाला, ऐसे हेक्सागन, सेंटर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, 0 आएगा। कैंसिल हो जाएंगे सबके। एक और करिए वाला। तो यानी बच्चों जो उदासीन बिंदु होता है, उदासीन बिंदु, तो ध्यान से देख, उदासीन बिंदु पे बल कितना लगता है, 0 लगता है। हम पता है बल कितना लगता है, 0। तो उदासीन बिंदु F इक्वल टू क्यू ई, फॉर्मूला लिखा है ना। तो उदासीन बिंदु पे बल लगता है 0, तो यानी वहां पे विद्युत क्षेत्र कितना आता है, 0। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछना कोई, क्यू, याद करो ऐसा क्वेश्चन, 4Q, दूरी R, कहां पे आता है उदासीन बिंदु इनका, सेम सेम हो, बीच में आता, बाहर आता, बीच में आता है, छोटे के पास या बड़े के पास। फॉर्मूला याद है, वो जो उदासीन बिंदु होता है ना, वहां पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0, क्योंकि वहां पे बल ही कितना लगता है, 0। तो लिखो, आवेश Q से, वही क्वेश्चन रिपीट है, आवेश Q से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें, आवेश Q से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें जहां विद्युत क्षेत्र शून्य है, जहां विद्युत क्षेत्र शून्य है। बस उदासीन बिंदु ढूंढना है, ये पॉइंट ढूंढना है, ये दूरी। आपको पता है ये कैसे निकालना है, फॉर्मूला आपको याद है, x इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, छोटा अपॉन छोटा प्लस बड़ा, नेगेटिव में क्या आता है, नीचे माइनस आ जाता है, इनटू आर। 2 और 1 3, एक की वैल्यू r/3। एक थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। लिखिए, ऐसे बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं इनफाइनाइट तक। वो गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला याद है, a/1 - लिखिए, मूल बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें।
मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो देख, सबसे पहले इसकी वजह से लिख, कहां पे लिखना है, मूल बिंदु, इसको स्टार बना ले, यहां पे लिखना है। फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ध्यान से लिखना है। इसकी वजह से ये दूरी बच्चों 1 है, तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा के क्यू बाय 1 का स्क्वायर आएगा। बता, दूर की ओर या पास की ओर? पॉजिटिव चार्ज है ना, किधर की तरफ, दूर की ओर। दूर यानी ये दूर है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चों, माइनस आई कैप। ये आ गया पहले की वजह से। दूसरे की वजह से लिखना है, ये हो गया दूसरे की वजह से। दूरी कितनी आ गई, 2। दूसरे की वजह से आएगा के क्यू बाय 2 का स्क्वायर, फिर से दूर की ओर। ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। जो भी कॉमन दिख रहा है पूरा निकाल लो कॉमन। के क्यू और माइनस आई कॉमन दिख रहा है। 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16। आंसर निकालिए इसका। इसका जोड़ एक फॉर्मूला होता था, A अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना है यहाँ पे, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4। तो इसको करिए के क्यू माइनस आई कैप 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4/3 के क्यू, और डायरेक्शन कौन सी आई, माइनस आई। तो ये होता है बच्चों विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना। अब बिंदु आवेश होगा, है ना। अब मान लीजिए ऐसा सवाल अपने से पूछता है कोई, तो उसमें एक ध्यान दो। मान लो अपने पास विद्युत क्षेत्र है, तो F इज इक्वल टू बच्चों हमने लिखा था Q इंटू E। तो देख ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले आई कैप डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू में आई कैप बोल रहा हूं, चार्ज मान ले अगर पॉजिटिव होगा तो ये प्लस से आई कैप मल्टीप्लाई होगा, तो फोर्स भी कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगी, आई कैप। और अगर मान लो चार्ज नेगेटिव है, तो ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, आई कैप। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी, माइनस आई कैप। यानी धनात्मक आवेश पे फील्ड की तरफ फोर्स लगता है, और ऋणात्मक आवेश पे फील्ड के ऑपोजिट। जैसे देखो बोल दे कि ये भाई विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में जो विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं हम, यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो इसी तरफ बल लगेगा उस पर, ये कह रहा है फॉर्मूला। और अगर नेगेटिव चार्ज रखेगा तो उस पे इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। इस पॉइंट को नोट करेंगे हम, लिखिए। पॉइंट लिखें, धनात्मक आवेश पर, धनात्मक आवेश पर, धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। और इसका ऑपोजिट लिखिए, ऋणात्मक आवेश पर, ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के, ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। विपरीत दिशा में बल लगता है। तो मान लो बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे वो 10 आई कैप। यूनिट बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों, इसी फॉर्मूले से E इज इक्वल टू लिखा था F/Q। बताओ इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसका कूलम। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, आई कैप डायरेक्शन में। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और मान लो आपको बोला हुआ है कि यहीं पे ये किसी बिंदु का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वही लिख के बता रहा हूं जो पहले लिखा था। मान लो वहां पे हम चार्ज रख दे बच्चों 2 कूलम,
तो फोर्स फोर्स हमारे को पता है किसके बराबर होता है, Q इंटू ई। तो बच्चों Q की वैल्यू कितनी है 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10 आई कैप। तो आंसर कितना आ गया 20 आई कैप। और यहीं अगर आपका आवेश -2 कूलम होता, -2 कूलम होता तो फोर्स का फॉर्मूला फिर से रखते वेक्टर फॉर्म में, Q इंटू ई -2 इंटू 10 आई कैप। तो कितना आ रहा है -20 आई कैप। ध्यान से देखो यही जो लाइन मैंने आपको लिखवाई है, विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है, प्लस आई कैप। पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगी, प्लस आई कैप। नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगी, माइनस आई कैप। यानी तेरे को ये बोल दे, ध्यान से सोच के बताना, ये विद्युत क्षेत्र है, ये प्लस चार्ज लेके आएगा तो किधर फोर्स लगेगी, ऊपर। माइनस चार्ज लेके आएगा तो किधर लगेगी, नीचे। ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना है बाय फॉर्मूला। ये बेटा विद्युत क्षेत्र निकाल नहीं रहा, उसके अंदर चार्ज रखा है, विद्युत क्षेत्र के अंदर चार्ज। हाँ, अपने फील्ड बनाई, उसके अंदर एक चार्ज रखा है ये वाला। ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों इसमें, हाँ नोट कर लो। एक मिलिकन था नाम का साइंटिस्ट है ना, उसने तेल बूंद एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो अपने को एक्सपेरिमेंट तो नहीं पढ़ना, अपने को उसका मीनिंग जानना है कि क्या किया था उसने। उसने बच्चों ये देखो ध्यान से लिखो, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। उसमें उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। कैसे बनाई वो हम देखेंगे आगे सवालों में, बहुत सारे तरीके होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के, आवेशों से बनाते हैं। देखो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और तेल की बूंदों को हवा में रोका। हवा में रोका कैसे, उसने उस पे चार्ज दिया, पहले तो तेल की बूंदों पे चार्ज दिया। अब बच्चों हवा में कैसे, मान लो इसका मास है mg, तो इसे हवा में रोकना है। कहां रोकना है, हवा में, ऐसे सस्पेंड करना है। तो इस पे एक और बल लगाना पड़ेगा, नहीं तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से सोच के बताना, अगर ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, तो उसने क्या किया ना, प्लस चार्ज, अगर ये प्लस चार्ज होगा तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाई। ऐसा क्यों लगाई होगी उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाओगे तो प्लस चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, ऊपर। इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, क्यूई। अगर उसके पास आवेश आता नेगेटिव, ध्यान से सोच के बताना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो माइनस चार्ज आता, फिर से आवेश, इस पे ग्रेविटी लग रही है नीचे, मेरे को बच्चों इसको रोकना है माइनस चार्ज को, तो मेरे को बल तो ऊपर की तरफ ही चाहिए, तभी तो रुकेगा ये। बल तो ऊपर की तरफ ही चाहिए, तभी रुकेगा। नेगेटिव चार्ज पे बल जो है फील्ड की तरफ लगता है या फील्ड के ऑपोजिट लगता है, ऑपोजिट लगता है ना। यानी इधर बल लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी, नीचे। देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बल लगता है कौन से चार्ज पे, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगता है कौन से चार्ज पे, नेगेटिव। इन दोनों केसेस में उसने पहले रोका, इनको साम्यावस्था में लाया। किस में लाया, वो साम्यावस्था। फिर उसने साम्यावस्था के बाद लिखा कि क्यू ई किसके बराबर आ जाएगा, mg, क्योंकि साम्यावस्था में है। यहां से उसने क्यू कैलकुलेट कर लिया, mg बाय ई, ये कैलकुलेट किया। फिर उसने ये पाया कि उसका जो चार्ज आ रहा है ना, वो हमेशा एनी के बराबर आ रहा है। ये कौन सा बच्चों फॉर्मूला होता था, क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण के बारे में किसने बताया था, मिलिकन। उसने कैसे चार्ज कैलकुलेट किया, mg बाई ई से निकाला चार्ज, पहले तो बूंदों को रोका, फिर उसके बाद क्यू ई किसके बराबर लिखा, mg, फिर क्यू किसके बराबर लिख दिया, mg बाई ई। जो उसका चार्ज आया था वो किसके बराबर आ गया, एन ई के। यानी 1 ई आया, कभी कभी 2 ई आया, कभी 3 ई आया। तो उसने बोला आवेश जो है हमेशा एन इंटू ई होगा, यानी आवेश हमेशा क्वांटीकृत होगा। क्या होगा, क्वांटीकृत। इसको नोट कर लेंगे दोनों डायग्राम को, और लिखेंगे तेल की बूंद साम्यावस्था में, तेल की बूंद साम्यावस्था में।
तेल की बूंद साम्यावस्था में। पॉजिटिव चार्ज होगा तो किधर फील्ड लगानी पड़ेगी पता होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होगा तो किधर फील्ड लगानी पड़ेगी ये भी पता होना चाहिए। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको नोट करें पहले उसके बाद करते हैं। लिखो। मिलिकन, क्वेश्चन लिखिए। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में, मिलिकन इसमें लिख लिया ना, तेल की बूंद साम्यावस्था में, है ना। हाँ लिखो। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में धनात्मक आवेश साम्यावस्था में है, में धनात्मक आवेश साम्यावस्था में है। यदि, नेक्स्ट लिखें, तो साम्यावस्था में तो बच्चों ऐसे लिख सकते हो, धनात्मक में तो ये होता है कि बच्चों ये आपने क्या किया, मान लो चार्ज क्यू है तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होगी, नीचे कितना है mg, ऊपर किसके बराबर है qe, तो आप पहली इक्वेशन क्या लिख दोगे, qe किसके बराबर हो जाएगा mg, ये लिख देंगे, है ना। ये पहले उसने बोला हुआ है। नेक्स्ट लिखो। यदि यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत कर दी जाए, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत कर दी जाए, तो आवेश का त्वरण ज्ञात करें, तो आवेश का त्वरण ज्ञात करें। तो भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा वो विपरीत कर रहा है बच्चों, तो त्वरण पूछ रहा है क्या होगा, कितने से दौड़ेगा वो। तो देखो ये क्वेश्चन पहला था, अब उसने क्या किया, ये चार्ज यही है, mg तो इधर लगेगा बच्चों, अब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा दी, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगती है, फील्ड की तरफ या फील्ड के ऑपोजिट, फील्ड की तरफ लगती है ना। पहले फील्ड ऊपर दी तो फोर्स ऊपर लगी, अब फील्ड नीचे कर दी तो फोर्स नीचे, कितनी लगेगी, वही Q इंटू ई। तो ये रुका रहेगा दौड़ेगा, दौड़ेगा किधर दौड़ेगा, नीचे। त्वरण बताना है, त्वरण न्यूटन का लॉ लगाओ, एफ नेट अपॉन मास होता है ये, एफ अपॉन एम। ओके एफ बताओ यहाँ पे कितना लग रहा है टोटल, QE प्लस mg अपॉन एम लिखेगा। अब आंसर इसकी टर्म्स में नहीं दिया होता, पुरानी इक्वेशन यूज करो, QE की वैल्यू किसके बराबर है mg, आंसर आ गया बस, mg प्लस mg अपॉन m, आंसर कितना आ जाएगा 2g। एक सेकंड पार्ट सभी ने करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लिखो सेकंड पार्ट इसी तरह का करना है, इसी का सेकंड पार्ट लिखें। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत, हाँ सेकंड पार्ट, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत और परिमाण आधा कर दिया जाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत और परिमाण आधा कर दिया जाए, मतलब परिमाण आधा कर दिया ना, तो त्वरण ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत और परिमाण आधा कर दिया जाए तो त्वरण ज्ञात करें। फिर से नई फोटो बनाओ,
प्लस चार्ज है, इस पे लगना है mg बच्चों। अब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड विपरीत तो कर दी, लेकिन साथ ही साथ क्या कर दी, आधी, E/2 हो गया। ठीक है, अब फोर्स बच्चों कितनी लगेगी, पहले QE लग रही थी, अब कितनी लगेगी, QE/2। बस सिंपल, पिछली बार QE था, इस बार QE/2। त्वरण लिखना है mg प्लस QE/2 बाय m। QE की वैल्यू आप जानते हो, पहले भी पुट करी थी, अब भी पुट करेंगे, mg प्लस mg/2 डिवाइड बाय m। बच्चों ये आपका आंसर आ जाना चाहिए 3g/2। एक तिहाई बोलेगा तो क्या लिखेगा, QE/3। 1/4 बोलेगा तो QE/4। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हो गया बिंदु आवेशों का विद्युत क्षेत्र। बच्चों बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र याद रखना है KQ/R² होता है। कितना होता है, KQ/R²। अभी तक का जो पढ़ा है मैंने, KQ/R²। धनात्मक आवेश है तो उसका विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होगा, और ऋणात्मक है तो उसका नजदीक की ओर। दूसरा पॉइंट, अगर विद्युत क्षेत्र में हम कोई चार्ज रख देते हैं तो उस पर फोर्स लगती है QE। कितनी लगती है, QE। प्लस चार्ज है तो फील्ड की तरफ, माइनस चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट। ये हमने यूज किया है अभी तक सवालों में। अब विद्युत क्षेत्र और भी बहुत सारी चीजों के पढ़ने होते हैं हमें, गोले के पढ़ेंगे, शीट के पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले जो विद्युत क्षेत्र हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है एक रिंग का या फिर वलय का। किसका विद्युत क्षेत्र, वलय का। तो लिखो, वलय का विद्युत क्षेत्र, वलय का विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों मान लो हमारे पास एक ऐसा वलय है, कितने आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता था, एकांक धनात्मक आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र। और यदि बल ही ना लगे तो विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, 0, या उदासीन बिंदु हो। अब मान लो बच्चों हमारे पास इस तरह का वलय है या रिंग है, तो हमें विद्युत क्षेत्र लिखना है पहले, सबसे पहले केंद्र पर। कहां पे लिखना है, केंद्र पर। ध्यान से देख, तो यहां पे मैं एक बार पहले मान रहा हूं कि एक तरह से चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज। बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं समरूप आवेशित। कैसे, समरूप आवेश। ऐसे नहीं कि यहाँ भीड़ है चार्जेस की और यहाँ पे दूर दूर है, सब एक जैसा ही आवेश फैलाया हुआ है, सबके बीच में मान लो गैप एक जैसा है। तो उसमें लिख लेना समरूप आवेशित, समरूप आवेशित वलय का विद्युत क्षेत्र। ब्रैकेट में लिख लेना समरूप आवेशित, समरूप आवेशित। तो कैसा वलय है बच्चों ये, समरूप आवेशित। समझ रहे हो समरूप आवेशित क्या होता है, कहीं भीड़ नहीं है, ऐसा नहीं कहीं भीड़ है चार्जेस की और कहीं कहीं है ही नहीं, ये समरूप आवेशित है। सबसे पहले पहला पॉइंट लिखें, एट सेंटर, केंद्र पर, एट सेंटर या केंद्र पर। देख भाई, इसके केंद्र पर बताना है मेरे को विद्युत क्षेत्र क्या होगा इसकी वजह से। तो देख, यहाँ पे वन चार्ज बच्चों लेके आओ, अगर वन चार्ज, उस पे देखो कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ का आवेश इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो ऐसा ही आवेश इधर होगा बच्चों, जो इस पे किधर फोर्स लगाएगा, विपरीत दिशा में। तो बताओ कुल विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कितना बन जाएगा, 0, क्योंकि हर किसी का एंटी बैठा होगा कैंसिल करने के लिए। तो वैसे भी बताया था कि चारों ओर एक जैसे आवेश हो तो केंद्र उदासीन होता है। केंद्र क्या होता है, उदासीन। तो लिखो, केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा, केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा। केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो यहां पे कोई भी चार्ज रखेगा उस पर फोर्स नहीं लगेगी। नेक्स्ट दूसरा लिखो, अक्ष पर। पहला लिखा केंद्र पर, दूसरा अक्ष पर या एक्सिस, एक्सिस पर या अक्ष पर। तो देख भाई, ऐसे रख दिया अब इसको,
और मैं जानना चाह रहा हूं इस लाइन पे, तो ध्यान से देखो, इसी लाइन पे लिखना चाह रहा हूं। ये मान लो है ऐसे रिंग रखी, पहले केंद्र पर देखा, अब इसके अक्ष पे देखना, यहाँ पे कहीं ऐसे रखी हुई रिंग, समझ रहे हो, ऐसे रखी हुई। तो यहाँ केंद्र से x दूरी पे लिखना है विद्युत क्षेत्र, वही देखना चाह रहा हूँ। और उसकी डायरेक्शन देखनी है और फॉर्मूला लिखना है। देखो ध्यान से, पहले तो डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए। मान लो बच्चों ये प्लस है, सभी लोगों को डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए। यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, प्लस की वजह से वैसे मैंने याद किया हुआ है विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होता है या पास की ओर होता है। यहां भी देखना दूर की ओर आएगा। मान लो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लिखना है बच्चों मेरे को यहाँ पे, और केंद्र से दूरी मान लो x है, अभी मैं उसको लिखूंगा अभी। मान ले यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितने बल, कितने आवेश पे लगने वाला बल होता है, 1। 1 लेके आ, मान तू ऊपर वाला आवेश जो है ये प्लस, ये प्लस और वो भी प्लस, प्लस प्लस को दूर भगाता है या पास बुलाता है, दूर भगाता है, ऐसे भगाएगा दूर, ठीक है। ऐसे इसका एक दोस्त नीचे भी बैठा है, फिर से बता, प्लस प्लस को दूर भगाएगा या पास बुलाएगा, दूर भगाएगा। दो घटक बनाओगे इसके, एक घटक इधर आएगा, एक घटक ऊपर आएगा, ऐसे ही इसका एक घटक इधर आएगा और एक घटक नीचे आएगा। कौन से घटक कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर नीचे वाले, बचा किधर, सीधा, मैंने बताया था ना इधर वाला बचेगा। तो प्लस के कारण दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र या पास की तरफ, दूर की तरफ, जो मैंने आपको अभी दोबारा दिखा दिया है ना। तो बस ये ध्यान रखना है, ऐसे बच्चों अपने प्लस प्लस वाली अगर रिंग है तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा इस जगह पे, वो ना तो ऊपर होगा ना नीचे होगा ना टेढ़ा होगा, किधर होगा, दूर की तरफ, केंद्र से दूर की तरफ, ऐसे होगा। और यह वही आप यहां लिख दो, तो प्लस से दूर की तरफ, मान लो यहां लिखना चाह रहे हो तो इस तरफ होगा। उसकी वैल्यू, वैल्यू लिखना बहुत आसान है। यहां से मान लो दूरी है x और वलय की त्रिज्या है r, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ऐसा आप एक मैग्नेटिज्म में भी पढ़ोगे फॉर्मूला। एक लास्ट पॉइंट जस्ट मेरे को यहां पर बताएंगे, प्लस की वजह से तूने लिख दिया, अगर तेरे को बोले कि ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की वजह से दूर की ओर या पास की ओर, बना के भी देख सकते हैं, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड पास की ओर होगा, मतलब केंद्र की ओर। और यहां पे लिखोगे फिर से केंद्र की ओर, पास की ओर। यहां से पास जाओगे ऐसे, वहां से पास आओगे इस तरफ। तो प्लस चार्ज की वजह से दूर की ओर, माइनस चार्ज की वजह से पास की ओर। नोट कर लें, दिस इज फॉर्मूला। फॉर्मूला सेम रहता है, परिमाण सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। हमेशा सारे सवालों में मैं प्लस का बताऊंगा, माइनस का विपरीत दिशा में होता है। प्लस दूर भेजता है, माइनस पास बुलाता है। फील्ड का ऐसे याद रखना है। केंद्र पे कितनी होती है, 0। यानी ध्यान से सुनना, अगर यहाँ तू प्लस चार्ज रख देगा ना, फील्ड की दिशा में जाएगा। प्लस चार्ज पे किधर बल लगता है, फील्ड की दिशा में। माइनस चार्ज रखेगा उस पे किधर फोर्स लगेगा, फील्ड के विपरीत। वैसे भी समझ आ रहा है, प्लस रखेगा तो प्लस को दूर भगाएगा वो, और माइनस रखेगा तो वो पास बुलाएगा उसको। ये फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं,
क्या बोला? फॉर्मूला बोल दूं एक बार? कैसे आया नहीं अपन करेंगे? 12वीं का पेपर नहीं है जो बोर्ड का एग्जाम देना प्रूव करना है ना? हाँ, अब तुझे डेरिवेशन चाहिए तो क्लास के बाद मेरे से डेरिवेशन में 2 तरह के बता दूंगा तुझे। हाँ हाँ, 2e cos θ को इंटीग्रेट करते हैं, उससे आता है। हाँ हाँ, तो लिखो भाई। एक बच्चों इसमें एक फॉर्मूला लिखना था, अपन ने लिखा ये ई की वैल्यू, ध्यान से यहां से आंसर बताना, क्यू 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 एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान से देखो भाई, अगर तेरे को सवाल में बोल दे x इज लेस देन r, तो ये फॉर्मूला अपने को चेंज करना आना चाहिए। x इज लेस देन r, ध्यान से देखो, बताओ पहले भी किया है ऐसा? x इज लेस देन r, तो ये छोटा हो गया बहुत, इसको हटा दूंगा, नीचे क्या बचेगा? आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कैंसल, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। ये अगर सवाल में बोल दे x बहुत ही छोटा है, लेकिन उल्टा भी बोल सकता है, मान लेते से बोल देता है कि x इज ग्रेटर देन r, अब बताइए फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? इन दोनों में से x बहुत बड़ा है, तो अब किसको छोड़ देगा? r को। नीचे क्या बनेगा? x का क्यूब, ऊपर से एक x कैंसल, तो ये फॉर्मूला के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर बन जाए। अगर सवाल में ऐसा बोले तो फॉर्मूला चेंज करना आना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इस फॉर्मूले का। एक्स क्यूब नीचे, ऊपर एक एक्स था कैंसिल हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये था अपना मूल बिंदु, और कहीं भी हम फील्ड लिख सकते हैं। कोई चीज अधिकतम होती है तो मैथ क्या कहता है, उसमें क्या लगाना होता है? कोई भी चीज अधिकतम या न्यूनतम होती है तो मैथमेटिक्स लगता है कौन सा? उसका अवकलन कितना होता है? 0। आपको मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम निकालनी है, कहां पे है मैक्सिमम? मिनिमम तो इन्फिनिटी पे होती है, 0 हो जाती है। मैक्सिमम निकालनी है तो इसका अवकलन 0 किया जाता है। वो हम अवकलन करेंगे नहीं, हम सीधा उसका रिजल्ट लिखेंगे। बच्चों सबसे बड़ी फील्ड होती है r/√2 पे। कहां पे? r/√, ये ओरिजिन है, इधर प्लस डायरेक्शन, इधर माइनस डायरेक्शन। r/√2 दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बड़ी होती है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो लिखो दूसरा बिंदु, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पर होगा। x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पर होगा। यानी इस फोटो में देखो, ये 0 है बच्चों, यहां पॉजिटिव नंबर आता है इधर की साइड, उधर की साइड क्या आता है? माइनस। तो x इक्वल टू जो r/√2 होगा ना, x क्या है? केंद्र से दूरी थी, और ऐसे x इक्वल टू माइनस r/√2। यहां पे फील्ड जो है सबसे बड़ी मिलेगी। केंद्र पे कितनी फील्ड थी बच्चों? 0। अब ध्यान से देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। अपने को यहाँ पे फील्ड प्लॉट करनी है, सबसे बड़ी फील्ड है r/√2 पे, और सबसे बड़ी और भी फील्ड कहाँ पे है? माइनस r/√2। ध्यान से सुनना, ग्राफ कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रो में। जब फील्ड इधर की तरफ होती है ना, ग्राफ ऊपर बनाते हैं। जब फील्ड इधर की तरफ होती है ना, तो ग्राफ नीचे। पॉजिटिव फील्ड को ऊपर बनाया जाता है और नेगेटिव फील्ड को नीचे। फिर से सुन लो, ग्राफ में पॉजिटिव फील्ड दिख रही है तो ग्राफ ऊपर दिखेगा, और ग्राफ में नेगेटिव फील्ड दिख रही है तो नीचे। अब ये इक्वेशन किसी भी फॉर्मूले से मैच नहीं करती। आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है ये, दिख रहा है? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, नीचे भी एक्स है। सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, किसी की भी इक्वेशन नहीं है। तो इसका एक जनरल ग्राफ बनता है भी, वो ग्राफ हमें ध्यान रखना है। देखो कैसा ग्राफ, ये बताओ बच्चों, मान लो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए बना रहा हूं, नेगेटिवली उल्टा हो जाता है पॉजिटिव। बता, यहां पे फील्ड
दूर की ओर या पास की ओर? पॉजिटिव की फील्ड दूर की ओर होती है, दूर इधर। बताओ पॉजिटिव फील्ड है या नेगेटिव फील्ड है? पॉजिटिव फील्ड का ग्राफ किधर बनाते हैं, ऊपर या नीचे? यहां बता, दूर की ओर या पास की ओर? पास की ओर कैसे, दूर की ओर या पास की ओर? दूर, दूर की ओर ही होती है फील्ड, दूर की ओर ही होती है फील्ड पॉजिटिव से, दूर ये हो गया। ये बताओ नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव का ग्राफ किधर बनाते हैं, नीचे। तो यहाँ पे ग्राफ आएगा नीचे, तो यहाँ पे ग्राफ आएगा ऊपर। यहाँ पे फील्ड कितनी थी, यहाँ 0, तो यहां से ग्राफ शुरू होगा ऐसा। पॉजिटिव फील्ड का मतलब, ऊपर ग्राफ का मतलब यहाँ पे फील्ड किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन। सबसे बड़ी देखो कहां पे, r/√2। देखो ऊपर है मतलब फील्ड यहाँ है, नीचे है मतलब फील्ड इस तरफ। ग्राफ ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा परिमाण आपको दो जगह पे दिखाई दे रहा है, वो कौन सी जगह है, r/√2 और -r/2। वो नीचे आया ग्राफ, उसका केवल ये मतलब है कि इधर की तरफ है फील्ड। ऊपर आया ग्राफ मतलब इधर की तरफ है फील्ड। इस वाले क्वेश्चन में या फॉर्मूले में बच्चों, फॉर्मूला सभी रख लेंगे लेकिन कैलकुलेशन अपने को आनी चाहिए। देखो नीचे पावर 3/2 है ना, 3/2 पावर फटाफट लिखनी आनी चाहिए। देखो सवाल तो लिख लोगे, सबको फॉर्मूला भी याद होगा। देखो ऐसा लिखा हुआ अगर बच्चों, 4√4, ये कौन सी पावर है 4 की, हाफ। ये कौन सी है, 1, 1 है ना पावर। इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 की पावर 3/2, है ना। अच्छा ये बता, 5√5, 5 की पावर, अपने को उल्टा लिखना है, उल्टा, क्योंकि अपना 3/2 है। तेरे से आ जाए ना ऐसे, ये 5 की पावर, या ऐसे बोले 8 की पावर 3/2, तुझे ऐसे लिखना है 8√8। क्या लिखना है, 8√8। तेरे से बात आ जाए 10 की पावर 3/2, तो क्या लिखा है उसे, 10√10, 10√10। तेरे पास आ जाए 4 की पावर 3/2, तो क्या लिखेगा, 4√4। ये लिखना आना चाहिए उल्टा। अब ये क्वेश्चन करेंगे उसमें पता चलेगा, लिखो। उल्टा लिखना आना चाहिए, 3/2 पावर आए, है ना। तो लिखो इसी के लिए, लिखो वलय के लिए, वलय के लिए, वलय के लिए क्वेश्चन लिखें, वलय के लिए x = √3r, x = √3r पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। वलय के लिए x = √3r, x बराबर दे दिया तुम्हें, x बराबर √3r पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। रखो x = √3r इसमें फॉर्मूले में रखो। ये बनेगा KQ, ऊपर √3r, नीचे r² प्लस √3r का स्क्वायर कर दे बच्चों, 3r² पावर 3/2। अब यहाँ पे खिचड़ी नहीं कर देनी, देखो जैसे मैंने बताया वैसे लिखना है, KQ√3r, पहले लिख लो इसको। r² प्लस 3r² कितना होता है, 4r², ये होता है। अब लगाओ इसमें, किसी की भी पावर 3/2 लिखनी है, पावर 3/2, तो उसको एक बार लिख दो, फिर अंडर रूट में लिख दो उसको, KQ√3r। अगर ध्यान नहीं दोगे तो यहां तक ही आके फंस जाओगे। ये ध्यान देखना कैसे लिखना है, पावर 3/2 है ना, एक बार इसी को लिख दे 4r², फिर इसका क्या लिख दे, अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लो, हो जाए।
इसके बाद सॉल्व हो जाता है, वहां 3/2 पे फंस जाते लोग, इसलिए बताया पहले मैंने। सॉल्व कर ले इसको। ये 2r आएगा इधर से, 2r 8r क्यूब, तो √3 k³ बाय 8r²। ये आंसर आना चाहिए बच्चों आपका। अरे इसका अंडर रूट तो निकाल लोगे ना, 4 का 2 होता है, r² का r होता है। एक और लिखो, कहां आता था अधिकतम मान, r/√2। सेकंड पार्ट लिखिए, तो उसमें आपको x नहीं देगा, x खुद रखना है r/√2। तो लिखो, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान ज्ञात करें। सेकंड पार्ट लिखें, हाँ, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान ज्ञात करें। फिर से वही फॉर्मूला, अधिकतम मान के लिए बोलेगा नहीं कौन सा x, पता होना चाहिए। रखो x की वैल्यू कितनी रखोगे, परिमाण ही निकालना है, r/√2 रखो। तेजी से सॉल्व करना होता है इसको, k³ r/√2 डिवाइड बाय r² प्लस, पहले रख ले उसको, r²/2 पावर 3/2, सिंप्लीफाई कर k³ अपने तरीके से करेगा तो कई बार फंस जाएगा मैथमेटिक्स में, जो मैंने बताया वो ध्यान रखना। ये बच्चों बन जाएगा 3r²/2। बोल अब क्या लिखूं इसको, पहले बोल बता क्या लिखूं, k³ r/√2। जो भी लिखा है उसे पहले एज इट इज लिख दो, और फिर उसका क्या लिख दो, अंडर रूट। ध्यान रखना, जो भी तूने इसके अंदर लिखा पहले उसको वैसे का वैसे लिख दे, फिर क्या लिख दे, अंडर रूट। सॉल्व हो गया बस। ये √2 नीचे, ये √2 नीचे, दोनों कैंसिल हो गए। ये आएगा k³ नीचे बनेगा r³, ऊपर से एक r कैंसिल, r²। ये देख लेना, ये आंसर आना चाहिए। सरलवर्त गति याद है, फॉर्मूला क्या, एफ का क्या फॉर्मूला होता है, -k, टाइम पीरियड 2π√m/k, है ना। अब देख, उसका एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा, मान लीजिए वलय है, बता इसका उदासीन बिंदु कहां पे होता है बच्चों, फटाफट बताओ, उदासीन बिंदु कौन सा, केंद्र, मतलब वहां पे बल कितना लगता है, 0। मान लो इस पे चार्ज है Q और इस पे चार्ज है -Q, तो केंद्र पे तो कोई बल लगेगा नहीं। मान लो आपको बोलता है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे, लिखो, ये चार्ज फिक्स है भाई, इसको फिक्स करके फेविकोल से जोड़ के रखा हुआ है। यदि -Q का छोटा सा विस्थापन x किया जाए, -Q का छोटा सा विस्थापन x किया जाए, तो उस पर परिणामी बल ज्ञात करें। तो उस पर परिणामी बल ज्ञात करें। तो बच्चों इस बार हमने क्या किया, इस पे इसका विस्थापन कर दिया, विस्थापन हमने छोटा सा किया है, यहां से x ले गए दूर, माइनस चार्ज को, बता प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, अट्रैक्ट, इधर लगाएगा फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, माइनस, आवेश तो Q है, परिमाण। बच्चों छोटे x के लिए अपनी कॉपी में से देखो, छोटे x के लिए, छोटे x के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था ना, फॉर्मूला ऐसे लिखा था आपने, बताओ छोटे x के लिए, छोटे x के लिए ये हटा दिया था आपने, तो क्या लिखा था,
के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ये रख देंगे यहाँ पे। सवाल में बोला है छोटा एक्स है। ध्यान से देख और बता एसएचएम है या नहीं। देख देख एसएचएम है या नहीं, होगी ना एसएचएम, देख ले। एक्स आ रहा है तो टाइम पीरियड लिखना है तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ये नंबर होता है, इसको डिवाइड कर दो तो नीचे आएगा के क्यू क्यू आर क्यूब। हाँ वो तो वहां से पता चल, हाँ एसएचएम यहाँ से पता चलता है अपने को इतना लिखने के बाद, वापिस आएगा तो जरूरी नहीं है एसएचएम हो, फोर्स ऐसा होना चाहिए तब टाइम पीरियड आता है। डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ाना भी, ठीक है ना, इसी का कंटिन्यूएशन अब अगली बार करेंगे। चलो थैंक यू।